आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंध, मतलब केमिकल बॉन्ड पार्ट फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कि ये पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में है। पार्ट थर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं वीक इंट्रैक्शंस के बारे में, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल बल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। इसे परिभाषा समझते हैं। देखो परिभाषा क्या बोलती है कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य साझे जैसे कोई दो परमाणु है, उनके मध्य साझे के इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा जिस पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार है, अर्थात जिसके द्वारा दोनों परमाणु परस्पर बंधे हुए होते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाता है। कैसे उदाहरण से समझेंगे। हाइड्रोजन का उदाहरण लेते हैं। देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, साझा किया और साझा करके एक बंध बनाया। साझा किस चीज के लिए किया, एक बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो परमाणु के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा। देखो साझे के इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन है तो एक जोड़ा हो गया, जिस पर दोनों परमाणु का समान अधिकार है। इस पूरे जोड़े पर इसका भी अधिकार है, तो इस पूरे जोड़े पर इसका भी अधिकार है। दोनों हाइड्रोजनों का इस पर समान अधिकार है, अर्थात जिसके द्वारा दोनों परमाणु परस्पर बंधे हुए। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही तो आपस में दोनों हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाते हैं और बंधे हुए होंगे। अतः इस प्रकार के बंध को क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंध। देखो अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों से कौन सा बंध बनता है, एक सिग्मा बंध बना है। यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में ये बंध बना हुआ है। अब इसे समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई है सहसंयोजक बंधों को समझाने के लिए। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं लुईस सिद्धांत। देखो लुईस सिद्धांत का सीधा सा नियम था, सबसे पुराना हम पढ़ते आए हैं अब तक में, अष्टक नियम पर आधारित था। अष्टक नियम मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं उन्हें बाह्यतम कोश में, अर्थात इसके अनुसार प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण करना चाहता है, अर्थात बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। इसके लिए वो क्या करेगा, पास वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। जैसे मान लो 6 इसके पास है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन और उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से वो साझा करता है। ठीक है, अतः परमाणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास करने की प्रवृत्ति रखता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण द्वारा आयन बनने की संभावना न हो तो वे साझे द्वारा उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे Cl2 क्लोरीन के उदाहरण समझते हैं हम। देखो क्लोरीन में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऊपर 2 है, साइड में 2 है, इधर नीचे 2 और एक की क्रॉस वाला यहाँ पर है। इसी तरह से डॉट से दिखाया है यहाँ पर हमने, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे हर क्लोरीन परमाणु को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इसके पास भी 7 है और इसके पास भी 7 है, तो दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 7 तो इसके और एक इसका जो साझा किया, दोनों मिलाकर 8। क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है साझे के इलेक्ट्रॉनों पर। तो इसका भी अधिकार हो गया, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन ने भी, इस क्लोरीन परमाणु ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया था, एक इसका था, तो साझे के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोनों अष्टक पूर्ण कर लेंगे और स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेंगे। अतः इनके बीच में एक बंध बन जाएगा, सहसंयोजक बंध बन जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ परमाणु क्या है ना, यहाँ तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, कुछ परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का भी साझा करते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा भी करते हैं। जैसे ऑक्सीजन अणु को देखते हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु है। ऑक्सीजन में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। देखो 2 ये साइड वाले, 2 ऊपर वाले और 2 लेफ्ट साइड वाले, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से इसके पास भी हमने दर्शाया डॉट से 2, 4 और 6। अब ये क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो साझे के इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं यहाँ पर। और ये इसके पास देखो 6 तो इसके है ही सही, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए साझे के, तो इसके पास भी 8 हो गए और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से दोबारा समझते हैं, कॉपी पेन में खुद ही बना के समझते हैं। देखो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में। ठीक है, अब इसे 8 पूरा करने के 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए इसे कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अभी। तो
तो ये क्या करेगा, 3 2 5, ये दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दर्शा रहे हैं, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये आपस में साझा कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। तो देखो अष्टक नियम इस तरह से दर्शाता है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 तो इसके थे ही, और 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो 5 तो इसके थे ही, और 3 ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध बन गए। ठीक है, यही हमारा लुईस का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी तक तो जो दोनों परमाणु लिए थे वो समान परमाणु थे, तो उनके बीच में तो कोई ध्रुवता मिलेगी नहीं। टोटल शुद्ध सहसंयोजक प्योर कोवेलेंट टाइप के बंध बनाते हैं, अर्थात अध्रुवीय बंध बनाते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होंगे। लेकिन अगर हम अलग अलग परमाणुओं को लें, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, एक तो हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन है। अब इनमें अष्टक पूर्ण करना है या उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना है, तो देखो फ्लोरीन तो अपना निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करेगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन के निकट उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या है, 1s2 हीलियम का विन्यास है। अतः हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हैं, और फ्लोरीन को बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हैं। अब फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे देखते हैं, 2 4 6 और 7 ही इलेक्ट्रॉन है। अतः ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर ले तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसी तरह से हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है, और वो फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर ले तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब ये भी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा, और फ्लोरीन भी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। अतः ये दोनों बंद आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, और इस प्रकार ये भी लुईस सिद्धांत के अनुसार बंध बनाते हैं। परंतु यहाँ पर देखो, वहां पर पहले जो हमने समान परमाणुओं का देखा था तो वहां पे विद्युत ऋणता का अंतर नहीं था, अतः अध्रुवीय सहसंयोजक बंध था। लेकिन यहाँ पर विद्युत ऋणता का अंतर होता है, अतः इनमें ध्रुवता आ जाती है। ठीक है, अतः ये बंध क्या होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या पोलर सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर हम H2O की व्याख्या, NH3 CH3Cl आदि परमाणु की भी व्याख्या, आदि यौगिकों की व्याख्या कर पाते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार देखो ये क्या समझाना चाह रहा है कि सहसंयोजकता में साझे के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। अतः एक परमाणु में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व की सहसंयोजकता होती है। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इनमें क्रमशः क्लोरीन में 1, ऑक्सीजन में 2, नाइट्रोजन में 3 और कार्बन में 4 सहसंयोजकता, इनकी संयोजकता पाई जाती है। क्योंकि क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, क्लोरीन में 1, ऑक्सीजन में 2 है और नाइट्रोजन में 3 है। लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ डिफरेंट होता है। कार्बन में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2px1 2p1 ही होता है। इस आधार पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, परंतु कार्बन यौगिक बनाने के लिए उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2s से कक्षक से 2pz कक्षक में चला जाता है। अतः इसके पास भी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और जैसा इसमें कोई विवाद नहीं है कि ये चतुसंयोजी व्यवहार दर्शाता है। अब देखते हैं हम लुईस सिद्धांत की सीमाएं। लुईस सिद्धांत में कहाँ कहाँ क्या कमियां रह गई, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, देखते हैं। कुछ उदाहरण ऐसे हैं या कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस विन्यास जैसा नहीं है। जैसे N डबल बॉन्ड O, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, अतः ये उस उत्कृष्ट गैस विन्यास को फॉलो नहीं कर रहा है। BeCl2 BF3 जैसे यौगिकों में भी है। बाह्यतम कोष में 4 और 6 इलेक्ट्रॉन ही है, अतः इनका अष्टक भी पूर्ण नहीं है। देखो BeCl2 में तो अष्टक पूर्ण होना चाहिए था लेकिन नहीं है, BF3 में भी अष्टक पूर्ण नहीं है, जबकि ये तो है अष्टक न्यून के उदाहरण। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जैसे PCl5 और SF6, इनमें बाह्यतम कोष में 10 और 12 इलेक्ट्रॉन भी हैं। यहाँ पे अष्टक का आधिक्य हो रहा है, अष्टक का प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो ये भी अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो ये भी लुईस सिद्धांत की लिमिटेशंस होगी। लुईस सिद्धांत तो क्या बोला था कि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अष्टक पूर्ण से ज्यादा हो गए बंदी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए सहसंयोजक बंध ने
सहसंयोजक बंध की कुछ मॉडर्न थ्योरीज दी गई है। ठीक है, चलो उन्हें देखेंगे। उससे पहले जो सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षणों के बारे में समझ लेते हैं कि इनके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। देखो, अगर भौतिक अवस्था की बात की जाए तो सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं या बहुत कम ध्रुवता पाई जाती है। अतः ये यौगिक किस तरह के व्यवहार करते हैं, एक प्रकार से विविक्त या अलग अलग अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इन अणुओं के मध्य आकर्षण बल जिसे हम वांडरवाल बल कहते हैं। वांडरवाल बल जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं वांडरवाल बल को। जिन्होंने नहीं देखा है वो अपने पुराने लेक्चर में जाके देखे वांडरवाल बल के बारे में। ठीक है, तो ये अणु किससे जुड़े थे? वांडरवाल बल से, जो कि बहुत दुर्बल या क्षीण प्रकार का आकर्षण बल होता है, जिसके फलस्वरूप इनकी भौतिक अवस्था कैसी होगी? गैस होगी या द्रव होगी या बहुत नरम ठोस के रूप में उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ठोस यौगिक नहीं बनाते हैं वांडरवाल बलों के कारण। ये गैसीय अवस्था में या द्रव अवस्था में अधिकतर पाए जाते हैं। अब इसकी क्रिस्टल संरचना की बात करें तो सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सहसंयोजक यौगिकों की संरचना इतनी विशाल क्रिस्टल होती है कि असाधारण रूप से कठोर हो जाते हैं, जैसे हीरा हुआ, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड आदि। अब हीरे की उदाहरण लेते हैं, हम हीरे को समझते हैं। देखो, ये क्या है? हीरे की संरचना है। ठीक है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। ठीक है, ये यहाँ का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीरे में कार्बन परमाणु कौन से संकरण अवस्था में पाया जाता है। तो sp3 संकरित अवस्था में कार्बन परमाणु होता है, जो चतुष्फल के रूप से 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, क्योंकि sp3 कार्बन तो चतुष्फल की व्यवस्था में संरचना में व्यवस्थित होता है, जो 4 अन्य परमाणु से जुड़ा होगा। यहाँ पे वो 4 अन्य परमाणु कौन से होते हैं? कार्बन के ही होते हैं। और फिर वो कार्बन फिर दूसरे अगले का 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार चतुष्फलक मजबूती से एक दूसरे में गुथे हुए रहते हैं। इसी कारण से हीरा एक सहसंयोजी यौगिक होते हुए भी सभी पदार्थों में अधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो हीरे की कठोरता का कारण हमें पता चल गया। क्वेश्चन आता है कि हीरा सहसंयोजी यौगिक होते हुए भी कठोर है। अब सहसंयोजी यौगिक होते हुए भी का क्या मतलब है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है, ऊपर क्या देखा है कि सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं जिनमें उनमें क्या होता है? भौतिक अवस्था गैसीय द्रव्य अथवा नरम ठोस होती है, मतलब सुनम्य होता है। लेकिन यहाँ पे कठोर, सबसे कठोर पदार्थ मिल रहा है। उसका कारण क्या हुआ कि चतुष्फल के रूप से एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं। ठीक है, हीरे का ही एक और सहसंयोजी रूप होता है ग्रेफाइट, किंतु उसमें कार्बन कौन सा होता है? sp2 संकरित होता है। अब हीरा में और ग्रेफाइट में प्रमुख अंतर तो क्या हो गया? देखो, ये ग्रेफाइट की संरचना है, तो हीरा और ग्रेफाइट में अंतर ये हो गया कि हीरे में sp3 कार्बन पाया जाता है, sp3 संकरित, और ग्रेफाइट में sp2 संकरित कार्बन पाया जाता है। अब sp2 संकरित कार्बन मिलता है यहाँ पर, और परस्पर एक नियमित षट्भुज के रूप में चादर के समान परतें बनाते हैं। ठीक है, परत किस तरह से होती है? जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक प्लेट तो ये बन गई ऊपर वाली, फिर उसके बाद दूसरी प्लेट ये बन गई, तीसरी प्लेट ये बन गई। इस तरह से एक परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर, देखो कितनी दूरी होती है? 3.35 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है इन परतों के बीच में। और ये कौन से बलों के द्वारा? वांडरवाल बलों के द्वारा बंधे होते हैं। ये परतें आपस में वांडरवाल बलों से स्थिर होती है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे गतिशील इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन परतों के लंबवत पी कक्षकों में उपस्थित होता है। भाई, ये कहाँ परतों के लंबवत होता है? पी कक्षकों में उपस्थित होता है। इन्हीं गतिशील या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हीरा, जो ग्रेफाइट है, एक सहसंयोजी यौगिक होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है और इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। तो देखो, हमारा दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया कि ग्रेफाइट सहसंयोजी यौगिक होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, जो कि गतिशील होता है। इसके कारण ये विद्युत का चालन कर पाता है। ठीक है, चलो इसी को एक और पॉइंट देख लेते हैं। ग्रेफाइट विशाल अणु के रूप में रहता है, तो इसका गलनांक तो उच्च होता है, लेकिन गलनांक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन परतीय संरचना के कारण ये दुर्बल, और परतों के बीच में कौन सा बंध होता है? दुर्बल वांडरवाल बंध होने के कारण ये क्या होता है? चिकना होता है तथा मुलायम होता है। ठीक है, अतः परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल जाती है, चिकना, इसीलिए तो ये चिकना होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? घड़ियों में या स्नेक के रूप में, ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में इसको काम में लेते हैं। अब आते हैं इसके कुछ और कैरेक्टर्स हैं, उसमें देखते हैं हम गलनांक और कथनांक को। अब सहसंयोजक अणुओं के मध्य बहुत दुर्बल आकर्षण बल होते हैं, जैसे
द्विध्रुव आकर्षण, हाइड्रोजन बंध, वांडरवाल बल, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही कारण है कि हीरा और ग्रेफाइट जैसे विशाल अणुओं को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इनमें समस्त सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक के मान कम होते हैं। भाई अगर हम जो दो उदाहरण थे हमारे पास में, जैसे हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, जो कुछ खास कठोर प्रकार के यौगिक बनाते हैं, इनको अगर हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, इनको छोड़ दें अपवाद के रूप में, तो ये जो सहसंयोजक यौगिक है, सामान्य नियम क्या है सहसंयोजक यौगिकों के लिए, कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान कम होते हैं, क्योंकि इनके मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, जो और इन अणुओं को जोड़ने के लिए कौन से द्विध्रुव मतलब वांडरवाल बल या हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये बंध क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, तो कम ऊर्जा देनी पड़ती है, तो आसानी से टूट जाते हैं। और जैसे आसानी से टूट जाएंगे तो गलनांक क्वथनांक के मान क्या होंगे, जैसे पिघलाने के लिए हमें कम ऊर्जा दी तो जल्दी पिघल गया, तो उसका गलनांक कम हो गया। वाष्पशीलता की बात की जाए तो ये यौगिक बहुत ज्यादा वाष्पशील होते हैं। क्यों? फिर से कारण वही है कि दुर्बल आकर्षण बल होता है, अतः कम ताप पर ये वाष्पशील हो जाते हैं या वाष्पशील प्रकृति के रखते हैं। नेक्स्ट है इसकी विलेयता की बात की जाए। अब विलेयता में एक नियम आता है, समान समान को घोलता है, अर्थात जैसे जो अध्रुवीय यौगिक हैं, या सबसे पहले अध्रुवीय यौगिक किसमें घुलेंगे, सहसंयोजी यौगिक किसमें घुलेंगे, अध्रुव विलायकों में, जबकि आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया। विद्युत चालकता की बात करें तो इन यौगिकों में मुक्त आवेश पाया ही नहीं जाता है, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है। रासायनिक क्रियाशीलता की बात की जाए इसकी, तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनकी क्रियाएं आणविक अभिक्रियाएं होने के कारण धीमी गति की होती है, क्योंकि आयनिक अभिक्रियाएं तो तेज होती है, तीव्र गति की होती है, लेकिन सहसंयोजक अभिक्रियाएं धीमी गति की होती है, क्योंकि सहसंयोजक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं फिर नए बंध बनते हैं, अतः ये अभिक्रियाएं धीमी गति से संपन्न हो पाती है। बात की जाए समावयवता की, तो सहसंयोजक बंध दृढ़ होते हैं तथा दिशात्मक होते हैं, अतः इन यौगिकों में कई प्रकार की समावयवताएं पाई जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।